हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण के बारे में। तो जो गुण है उसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला रहता है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। इससे पहले मैं बोली थी कि आप लोग पढ़ लेना सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि सब के बारे में। आसान सा है, बस थ्योरी दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा सबको। अब आज देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका अणु सूत्र H2SO4 होता है और ये क्या है, सल्फर का एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो सल्फर इसमें क्या है, मेन धातु है और उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के एक अम्ल बनाते हैं जो कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका जो सूत्र है उसका नाम है H2SO4, अणु सूत्र हो गया। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको गंधक अम्ल भी बोला जाता है, क्योंकि जो सल्फर है उसको गंधक भी बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक अम्ल भी कहते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखेंगे तो यह एक रंगहीन प्रकार का यौगिक है और इसको जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग आप लोग प्रयोगशाला में करोगे प्रैक्टिकल के टाइम में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है लैब में, और उसका जो है तनु विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका लिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रबल अम्ल है और इसको जो है तीक्ष्ण प्रकार का इसमें जो प्रबलता पाई जाती है, जिसके कारण कहीं पे गिर जाएगा तो फफोले उत्पन्न करता है। इसलिए इसका हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन ही लिया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन होता है, भारी है और इसका विस्कासिता वाला द्रव है, माने विस्कासिता इसमें पाई जाती है। विस्कासिता कहने का मतलब है कि हल्का गाढ़ापन लिए हुए पाया जाएगा। इसका जो घनत्व है 1.84 रहता है और क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग अगर 10 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, देखो रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का ताप होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेंगे, कमरे के ताप से कम ताप पर माने कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रखेंगे तो ये क्रिस्टल के रूप में जम जाएगा और इसका जो घनत्व है उच्च होता है। और इसका विस्कस गुण कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच में ऐसा बंध पाया जाता है जिसके कारण एक से अधिक अणु जुड़ करके गाढ़ापन इसके विलयन में लाते हैं, वही कहलाता है विस्कस गुण। तो जो विस्कस गुण है क्यों पाया जाता है इसको बताया है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके अणु के बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए इसमें गाढ़ापन या विस्कासिता पाई जाएगा। तो ये देखो, यह है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। ये 2 हाइड्रोजन है H2S और 1 2 3 4, इतना एक अणु क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु हुआ, तो H2SO4। और इधर ये दूसरा अणु हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो इसको लिखे हैं दोनों को। उसके बाद हाइड्रोजन बंध कहाँ पे बनता है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व और विद्युत धनी तत्व के बीच में आंशिक बंध जो बन जाता है वही कहलाता है हाइड्रोजन बंध। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है और इसका हाइड्रोजन विद्युत धनी है, तो दोनों के बीच में जो हल्का सा दुर्बल प्रकार का बंध बनता है जिसको डैश डैश से दर्शाते हैं, यही कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। तो इसके 2 अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण इसमें विस्कासिता या गाढ़ापन का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे अणु इधर भी जुड़ेगा हाइड्रोजन बंध से, इधर भी जुड़ेगा हाइड्रोजन बंध से, तो इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण हल्कापन न पाया जाने के कारण भारीपन और विस्कासिता इसमें पाई जाती है। अब इसमें देखेंगे अगला, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जल के प्रति इसकी बंधुता अत्यंत प्रबल होती है, माने कि जल में आसानी से यह घुल जाएगा और जल में मिलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, माने पानी में मिलाएंगे तो वहां से ऊष्मा उत्सर्जित होगी और जल में आसानी से यह घुल जाता है। और जो विलयन बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल और जल में मिलाएंगे तो दोनों का विलयन बन जाएगा।
तो विलयन का जो तापक्रम है वह 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो ताप का मान बढ़ेगा। इसलिए जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उसको मिलाना चाहिए। माने अचानक से 1 बीकर सल्फ्यूरिक अम्ल लिए और उसमें 1 बीकर जल को अचानक से नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और एकदम से धुआं टाइप से उठेगा वहाँ पे और टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलेंगे किसमें, पानी में प्रयोग के लिए, तो उसको धीरे धीरे करके पानी में मिलाना चाहिए। इसका जो विलायकन है वह ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है माने कि ऊष्माक्षेपी है, इसलिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रेट बनाएगा। और जल के साथ जो हाइड्रेट बनाता है माने किसी भी अणु के साथ जब जल का अणु जुड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जुड़ रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रेट बोलेंगे। कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे H2SO4 के साथ H2O अणु जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रेट होगा। और इसका गलनांक 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें जो है एक देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रेट था, मोनोहाइड्रेट था, क्योंकि एक H2O अणु जुड़ा है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का डाईहाइड्रेट हो जाएगा। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का टेट्राहाइड्रेट भी होता है। तो सबका गलनांक इसका -38 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका -27 है और इसका जो है 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे सबका अलग अलग मान उसका पाया जाएगा हाइड्रेट के गलनांक का। अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट इसका क्या, भौतिक गुण। अब देखेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका वियोजन। वियोजन माने कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु है टूटेगा तो टूट करके वियोजित होगा तो क्या क्या बनाएगा उसको बोलेंगे वियोजन। तो 444 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प को इतने टेम्परेचर पे अगर हम लोग वाष्प को लेंगे तो क्या बनता है, जल और सल्फर ट्राईऑक्साइड में यह वियोजित हो जाता है। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब इसका वाष्प को इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे लिए हैं तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। तो ये टूट करके 2 ठो अणु बना देता है। अब दूसरा देखेंगे अम्लीय प्रकृति। तो अम्लीय प्रकृति कहने का मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H+ आयन देता है, तो आसानी से दे देगा तो प्रबल अम्ल रहेगा। तो ये आसानी से H+ आयन डोनेट कर देता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है और साम्य अवस्था इस प्रकार से इसमें स्थापित होती है। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 ठो हाइड्रोजन है, तो पहले रिएक्शन में क्या करेगा, एक H+ आयन देगा, माने कि अम्ल दर्शा रहा है H+ दे रहा है, तो उसके बाद HSO4- यहाँ पे बचेगा। अब ये HSO4- जो बचा है ये फिर से अपना एक H इसके पास था इसको भी डोनेट कर दिया H+ के रूप में और SO4 बना लिया। तो पहले स्टेप में एक H+ आयन दान किया और दूसरा स्टेप में दूसरा H+ आयन दान किया। तो इस प्रकार से जो अम्लीय प्रकृति में इसमें 2 ठो हाइड्रोजन आयन H+ के रूप में दान करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए यह एक अम्ल है और प्रबल अम्ल होता है। अब यह जो है लवण जब बनाता है, देखो अम्ल है तो क्षार से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, माने कि लवण बनाएगा और पानी भी बनाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनता है। तो यहाँ पे 2 श्रेणियों में ये साल्ट बनाता है। जो साल्ट बनाता है तो बाइसल्फेट भी बनाता है और सल्फेट भी बनाता है। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है और ये एक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन निकला है और H2O बनाया है OH के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन इसके रूप में है HSO4 के रूप में था। देखो ये एक हाइड्रोजन दान किया OH को तो H2O बन गया।
और एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो HSO4 बचा है और Na और HSO4 मिलकर क्या बनाया, सोडियम बाईसल्फेट बना रहा है। यहाँ पे जब NaOH का 2 ठो अणु लेंगे तो 2 ठो OH आयन बन जाएगा, यहाँ पे OH माइनस आयन, तो इसके दोनों H प्लस को ले लेगा और 2H2O का अणु बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, Na2 और SO4, तो सोडियम सल्फेट यहाँ पे बनता है। तो 2 प्रकार के यह साल्ट बनाएगा, सोडियम बाईसल्फेट और सोडियम सल्फेट। अब देखते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अपघटित करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, इसको यह तोड़ने का काम करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको तोड़ देगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, मुक्त करने में मदद करता है और खुद यहाँ से सोडियम सल्फेट बना लेगा प्लस वाटर बनाएगा इसी अभिक्रिया के समान। ये दोनों तो बनाएगा ही ये इसके साथ, पर यहाँ पे CO3 है तो CO2 मुक्त होना ही है, क्योंकि जहाँ पे भी CO3 रिएक्टेंट में आएगा वहाँ पे प्रोडक्ट में CO2 जरूर बनता है, इसको याद कर लेना। अब आगे इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे फिर दिखाया गया है कि ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा का सूत्र है, 10वीं में पढ़े हो, NaCO3 खाने का सोडा है। और सोडियम कार्बोनेट इससे पहले जो पढ़े थे Na2, इससे पहले जो पढ़े अभी Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है जो क्या है, कपड़े धोने का सोडा है। तो खाने के सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और जो कपड़े धोने का सोडा है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा क्योंकि CO3 है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा प्लस H2O बाहर निकलेगा। अब देखते हैं कि विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी तत्व किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाने की शक्ति रखते हैं वो कहलाएगा विद्युत धनी तत्व। तो ये क्या रहते हैं, विद्युत धनी जो तत्व हैं वो क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धन आयन बनाते हैं। तो इन्हीं क्रियाशील धातु से जब इसको रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखो जिंक है और H2SO4 है, तो जिंक और SO4 मिलके जिंक सल्फेट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और आयरन है प्लस H2SO4 है, तो आयरन और SO4 मिलके बनाएंगे आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त करेगा। अब ये तो हो गया विद्युत धनी तत्व से रिएक्शन। अब देखेंगे आगे कि अपने से अधिक जो वाष्पशील अम्ल है, H2SO4 जो है यह अम्ल है और वाष्पशील भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अम्ल पाए जाते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अधिक वाष्पशील होते हैं। तो उनको क्या करेगा, उनके लवण से पृथक करने का काम करता है। जैसे NaCl है तो NaCl है तो N किसके साथ है, Cl के साथ है, तो ये क्या करेगा, Na को अलग कर देगा और Cl को अलग कर देगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो Na2SO4 बन गया और इसका H और इसका Cl मिलके HCl बन गया। इसी प्रकार इसमें क्या करेगा, देखो कैल्शियम है और फास्फेट है, तो कैल्शियम को अलग कर देगा, फास्फेट को अलग कर देगा और कैल्शियम सल्फेट बना दिया और इसका हाइड्रोजन और इसमें का फास्फेट मिलके फास्फोरिक एसिड बन गया। यहाँ पे कैल्शियम और ये क्या है, ऑक्जेलेट है, तो C2O4 ऑक्जेलेट है, इसको अलग कर देगा और इसको देखो क्या हो रहा है, पहले वाले का आखिरी वाला भाग और दूसरे वाले का शुरू वाला भाग आपस में जुड़ रहे हैं। ये H2C2O4 यहाँ पे जुड़ा और दोनों का इधर लास्ट वाला भाग आपस में जुड़ रहा है।
इसमें भी इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला आपस में जुड़ा और इसका शुरू और इसका लास्ट क्या हुआ, आपस में जुड़ा। तो इस प्रकार से सबको दो भागों में बांट करके आधा भाग खुद ले लेता है H2SO4 और अपने आधा भाग को दूसरे के साथ जोड़ देता है। अब देखते हैं निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। निर माने कि बाहर निकालना और जल माने कि जल का अणु। तो किसी भी यौगिक से जब जल का अणु बाहर निकलता है तो उसी को बोलते हैं निर्जलीकरण की क्रिया। तो किसी भी यौगिक को लेंगे और उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में लाएंगे। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल निर्जलीकारक का काम करता है। माने किसी भी यौगिक से जल का अणु को बाहर निकालने का काम करेगा, वह निर्जलीकारक कहलाएगा। तो जो शर्करा है, शर्करा उसका सूत्र क्या होता है, सुक्रोज जिसको बोलते हैं। बायो में C12H22O11 सुक्रोज है ये। तो सुक्रोज शक्कर है, शर्करा भी बोलेंगे। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब रखते हैं तो क्या होगा, ये दोनों संपर्क में आता है और इस घटना को संपर्क में कराने पर संपर्क में लाते हैं तो जो शक्कर है वह काली पड़ जाएगी, माने कि ब्लैक कलर का हो जाता है। देखो शक्कर वाइट कलर का रहता है, लेकिन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो ये ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो इस घटना को क्या कहेंगे, शक्कर का चेरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेरिंग ऑफ शुगर किसको कहते हैं, या व्हाट इज चेरिंग ऑफ शुगर, या शर्करा का चेरिंग किसे कहते हैं। तो यही है निर्जलीकरण की प्रक्रिया से जो व्हाइट कलर का शक्कर है वह ब्लैक कलर के शक्कर में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे इसमें से जो जल का अणु बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका निर्जलीकरण होगा। अब देखते हैं जो फार्मिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, एल्कोहल है, इन सब का भी क्या करेगा, निर्जलीकरण यह कर देता है। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। देखो यहाँ पे COOH तो अम्ल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको अम्ल बोलेंगे। तो HCOOH रहता है तो इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। तो यहाँ से क्या करेगा, H2O निकाल देगा, इस वाले H को, इस वाले H को और इसमें का O। तो H2O निकाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें क्या बचेगा, CO बस बचा है। इसी प्रकार ये क्या है, ये था फार्मिक अम्ल, ये है ऑक्जेलिक अम्ल, COOH और COOH ऑक्जेलिक अम्ल है। इसमें से एक H2O का अणु यहाँ से OH और यहाँ से H को निकालेगा तो H2O निकल गया। अब इसमें नीचे में CO2 बचा और ऊपर में क्या बचेगा, CO बचा है। अब यहाँ पे ये है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकला OH और H, तो इसमें क्या बचा, C2H4 बचेगा। तो ये कहलाता है C2H4 एथीन और ये है एथेनॉल। यहाँ पे सूत्र को याद करते जाना साथ साथ में, जैसे फार्मिक अम्ल HCOH है, ये है ऑक्जेलिक अम्ल, ये है एथेनॉल, ये है एथीन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन सबको याद करते हुए चलना है। अब देखेंगे ऑक्सीकारक गुण। तो जो है यह एक ऑक्सीकारक के समान यहाँ पे बिहेव करेगा, कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। तो क्या होता है, ये H2O बनाता है प्लस SO2 बनाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या करता है, इन तीनों में टूट जाता है पहले। अब टूटने के बाद इसमें देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जैसे नवजात हाइड्रोजन निकलता था वैसे ही ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन है। तो इस नवजात ऑक्सीजन को किसी भी यौगिक के साथ जोड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसलिए यह एक ऑक्सीकारक का काम करता है। अब यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है, SO4 2-
H2O का 2 अणु और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण। तो कार्बन का जो ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 में चेंज हो जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल देखो नवजात हाइड्रोजन दिया था, तो नवजात हाइड्रोजन दिया है, तो इसी में 2 नवजात हाइड्रोजन को जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। या फिर जो कार्बन को 2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसी में जो बना था, इसके टूटने से जो बना था ओ बनेगा, साथ में जो ऑक्सीजन निकल रहा था वो कार्बन के साथ जुड़ करके यहाँ पे CO2 बना देगा। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक का भी काम करता है। अब ऑक्सीकारक है तो कार्बन का ऑक्सीकरण किया, इसी प्रकार ये सल्फर का भी ऑक्सीकरण करेगा। तो सल्फर है उसको सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज करेगा। तो ये वही प्रोसेस है। देखो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2O, SO2 और O में टूटता है। तो यहाँ पे सल्फर के एक अणु में कितना परमाणु रहता है, 8, इसलिए S8 लिया है। तो इसको जब SO2 में चेंज करेंगे तो हमको 16 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे अभिक्रिया को 16 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सल्फ्यूरिक एसिड S8 के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, 16 H2O बनाएगा, 16 SO2 बनाएगा और यहाँ पे 16 इसके साथ SO2 बनाएगा, सॉरी इसके साथ 8 SO2 बनाएगा और ये वाला 16 SO2 बन रहा है। तो 8 और 16 को जोड़ दिया तो 24 SO2 यहाँ पे बनेगा। अब देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह फास्फोरस का ऑक्सीकरण किसमें करेगा, फास्फोरिक अम्ल के रूप में कर देता है। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल सेम प्रोसेस यहाँ भी H2O बनाएगा, SO2 बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। अब देखो फास्फोरस का ऑक्सीकरण यहाँ पे करना है तो फास्फोरस P4 के रूप में रहता है क्योंकि इसके एक अणु में 4 परमाणु रहेंगे। तो ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है और यहाँ पे P4O10 बनेगा। तो यहाँ पे देखो P2O5 को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। तो P2O5 इसको 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P4O10 हो जाएगा, वही है। तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन की हमको जरूरत थी, इसलिए पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर दिए। तो यहाँ पे P4 + 10O, यहाँ से 10 ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये मिलके क्या बन जाएगा, P4O10 बनेगा। अब इस P4O10 में जब 6 H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं इसको तो ये क्या बन जाता है, H3PO4 जो कि एक फास्फोरिक अम्ल है, इस रूप में बनेगा। तो इस सब को जोड़ करके लिखा है। तो P4 इस साइड का है और H2SO4 में 10 का गुणा हुआ है तो 10 H2SO4 है। फिर यहाँ पे क्या बना है, 4 फास्फोरिक एसिड बना है और यहाँ से ये 10 SO2 बना है और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ का 6 H2O और यहाँ का 10 H2O। तो 10 में 6 H2O घटा तो यहाँ पे 4 H2O बचेगा। इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। अब देखेंगे कि जो धातुओं का ऑक्सीकरण करता है, जो धातु रहेंगे उसका ऑक्सीकरण कर देता है और उसका ऑक्साइड और सल्फेट का निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा। जैसे ये जो कापर है, कापर को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कापर सल्फेट बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और जल का अणु बनता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में एक चीज आप लोग कॉमन देख रहे होंगे अभी तक, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता ही है प्लस H2O का अणु बन ही रहा है। उसके अलावा जो लिए हैं उसके साथ मिल करके एक मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ऐसे कापर लिए हैं तो कापर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना, और लेड लिए हैं तो लेड सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बना है। अब देखो H2S का ऑक्सीकरण किसमें करेगा, सल्फर में करेगा। अब ये इसको कल देखे थे कि हाइड्रोजन का हटना माने कि ऑक्सीकरण होना,
तो H2S को ये भी ऑक्सीकृत कर देता है। तो जो है सल्फर के साथ बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड इसी में टूटता है, H2O SO2O। इसको तो कई बार देख लिए, इसी में टूटेगा। उसके बाद इसके साथ H2S के साथ इसका जो नवजात ऑक्सीजन है ये रिएक्शन करेगा और H2O बनाएगा और इसका सल्फर को फ्री कर देगा। तो यहाँ पे सल्फर इसके साथ जुड़ा था, यहाँ पे फ्री रूप में है, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, माने कि सल्फर का अपचयित रूप है। लेकिन यहाँ पे सल्फर फ्री है, तो अपचयित रूप से फ्री रूप में आया, माने कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। अब HBr का ऑक्सीकरण किसमें करेगा? ब्रोमीन में कर देता है। यहाँ से भी देखो ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा और ब्रोमीन को अलग कर देगा। तो ब्रोमीन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो माने कि ब्रोमीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये फिर उसी को लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2O SO2 और O बनाएगा। अब इसका O यहाँ पे इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से देखो H2O बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए HBr के 2 अणु से रिएक्शन किया और इसका 2 हाइड्रोजन और इसका O मिलके H2O बाहर निकल गया, प्लस Br2 यहाँ से बन गया। यहाँ पे पहले से H2 था, इसलिए एक ही अणु लिए थे, क्योंकि H2O बन जा रहा था। यहाँ पे एक H2O नहीं बन पाता, एक ठो लेते, तो इसलिए 2 ठो इसको लिए हैं और H2O बना है, प्लस Br2 बाहर निकला है। अब इस पूरे को जोड़ करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखेंगे, ये तो हो गया उसकी विशेष अभिक्रियाएं। अब देखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह किसी भी चीज पे क्रिया करके अनेक प्रकार की और अभिक्रियाएं देता है। तो सबसे पहले आता है सल्फोनीकरण, जिसको बोलेंगे सल्फोनेशन भी बोला जाता है। तो किसी भी यौगिक में SO3H का जुड़ना ही क्या कहलाता है? सल्फोनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे एरोमेटिक यौगिकों का, एरोमेटिक और एलिफेटिक, जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कहलाता है, और एल्कोहल, ईथर, एसीटोन और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये सब क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक कहलाएंगे। और बेंजीन एरोमेटिक कहलाता है। तो जो भी एरोमेटिक यौगिक रहता है वह सांद्र H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो एरोमेटिक यौगिक में इसका एक हाइड्रोजन हट जाता है और इसमें का क्या? SO3H इसके साथ जुड़ जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सल्फोनिक अम्ल। और यह क्रिया क्या कहलाएगी? सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे करने पे सल्फोनीकरण होता है, जिससे जो बेंजीन का रिंग है वह सल्फ्यूरिक अम्ल समूह का प्रतिस्थापन होगा। ये बेंजीन जो है, बेंजीन की आकृति आप लोग देखे होंगे 11वीं में। तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रहता है, इसमें का एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा? C6 तो रहेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा? C6H5 बचेगा। अब इसमें का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। उसके बाद ये क्या बचेगा? H और SO3 बचेगा। तो C6H5 SO3H इतना किए, C6H5 SO3H किए, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये बन गया, प्लस H2O बाहर निकल गया। तो ये क्रिया कहलाएगी सल्फोनीकरण। तो किसी भी यौगिक के साथ जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन होता है और SO3H जुड़ता है तो क्रिया कहलाती है सल्फोनीकरण की क्रिया। ये आगे भी बहुत सारे रिएक्शन में देखने को मिलेगा सल्फोनीकरण, तो इसको अच्छे से याद रखना। अब देखते हैं कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5 से क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका जो OH समूह है
क्रमशः Cl समूह के प्रतिस्थापन Cl समूह से प्रतिस्थापित हो जाएगा। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है H2S और 2 3 4 H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब रिएक्शन करेगा तो इसका एक तो OH ग्रुप हटेगा, तो इसमें का एक Cl ग्रुप आकर के जुड़ेगा, तो OH ग्रुप हटेगा और एक क्लोरीन ग्रुप आकर के जुड़ेगा, तो O2S OH हटा और Cl आकर के जुड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो क्लोरीन आ गया तो क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। प्लस यहाँ से देखो कहीं पर भी PCl5 लेंगे तो वहाँ से POCl3 निकलना जरूरी है, और कैसे भी करके निकलेगा, पर PCl5 जहाँ पे लिए हैं वहाँ से PCl3 प्रोडक्ट के रूप में जरूर निकलेगा। तो रिएक्टेंट अगर PCl5 है तो एक प्रोडक्ट जरूर बनता है POCl3 का, इसको भी याद रखना। अब यहाँ पे ये जो OH है इसके जगह में Cl आ जाएगा, तो Cl जुड़ेगा और यहाँ से क्या बनेगा, P, इसका O और इसका Cl3 बन के यहाँ से बाहर निकला। अब इसका हाइड्रोजन और इसका एक तो Cl बचा था जो कि HCl बना के बाहर निकला है। अब इसी अणु में क्या करेंगे, फिर से इसी अणु को यहाँ पे लिया है, देखो क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन करेंगे तो ये वाला OH भी बाहर निकल जाएगा और एक और Cl यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो फिर से PCl5 लिए तो यहाँ पे फिर से क्या निकला, POCl3 जरूर निकला है बाहर, और यहाँ का जो H है और यहाँ का Cl है HCl बन के यहाँ पर भी बाहर निकल गया। यहाँ पे 2 लिख डाला है पर एक ही तो HCl यहाँ पे निकलेगा, इस 2 को हटा देना, HCl बस बनेगा। ये हो गया। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल में जब SO3 को अवशोषित करता है तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम बनता है। देखो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल शब्द अभी प्रैक्टिकल टाइम बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसमें हम लोग जब क्या करते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इसमें क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाएगा, ये इसको सोख लेगा और सोखने के बाद अवशोषित होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है ओलियम। ओलियम है तो ओलियम को ही क्या बोलेंगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H2S2O7, माने कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके साथ SO3 अणु अवशोषित होकर के जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा वो कहलाएगा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ओलियम कहलाता है। अब यहाँ पे देखना है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल निर्जलीकारक जैसे P2O5 माने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण हो जाता है, माने कि जो है H2SO4 से भी प्रबल निर्जलीकारक, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक है, अब इससे भी ज़्यादा निर्जलीकारक लेंगे तो क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, तो ये सब कुछ का निर्जलीकरण कर रहा था। अब एक स्थिति में इससे ज़्यादा निर्जलीकारक के साथ जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो इसका खुद का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाता है। तो ये तो खुद में निर्जलीकारक है। अब इससे ज़्यादा निर्जलीकारक कौन है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, तो इसके साथ जब रिएक्शन करा दिए तो ये हाइपोफास्फोरिक अम्ल बन जाता है, प्लस SO2 यहाँ से SO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो SO3 यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ का HPO3 माने हाइपोफास्फोरिक अम्ल यहाँ से बनेगा। यहाँ पे निर्जलीकरण हो रहा है तो H2O निकलना चाहिए, ऐसा विचार आ रहा होगा मन में, लेकिन यहाँ पे H2O नहीं निकला है, SO3 अणु निकला है, तो इसी को निर्जलीकरण यहाँ पे बोला गया है। तो कहीं कहीं पे H2O ही निकलना जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ से H2O जो निकला है वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया है, हाइड्रोफास्फोरिक अम्ल बना लिया है। देखो इसमें से H2 और एक O निकल के H2O तो निकला है यहाँ से, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो H2O यहाँ से निकला है
और क्या बचा इसमें, SO3 बचा, उसको यहाँ पे लिखा है। अब इसका जो H2O निकला हुआ था और इसके साथ फिर से रिएक्शन कर लिया और हाइपोफास्फोरिक अम्ल बना दिया, तो इससे H2O निकल के SO3 बना, तो इसी को इसका निर्जलीकरण बोला गया है। यहाँ पे जो बेरियम लेड जैसी धातुओं के विलयशील लौड़ों को क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट में अविलेय लौड़ों में बदल देता है। देखो ये बेरियम क्लोराइड जल में विलेय रहता है और ये क्या है, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, ये भी जल में विलेय रहता है। लेकिन जब ये दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, बेरियम और इसका 2Cl और इसका 2H मिलके 2HCl बाहर निकल जाता है और इसका बेरियम और सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट बना लेगा। यहाँ से भी HNO3 बाहर निकल जाएगा नाइट्रिक अम्ल बना के, 2 हाइड्रोजन और 2 NO3 बाहर निकलेगा 2 नाइट्रिक अम्ल बना के, और यहाँ पे लेड और SO4 मिलके लेड सल्फेट बनाएगा। तो जो बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट है इसका भी प्रैक्टिकल आता है। तो ये जो है जल में अविलेय रहता है और जो बेरियम सल्फेट है सफ़ेद कलर के अवक्षेप के रूप में परग नली या किसी भी पात्र में लेंगे तो उसके नीचे में जम जाता है, जल में अविलेय रहता है। तो शुरू ये सब क्या थे, जल में विलेय थे, लेकिन बाद में ये जल में अविलेय हो जाते हैं जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इनका रिएक्शन होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो सल्फेट बनते हैं, ये सल्फेट और HCl या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल में भी अविलेय रहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया का जो उपयोग है कार्बनिक यौगिकों में सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। देखो प्रैक्टिकल में किसी भी यौगिक में सल्फर का % ज्ञात करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जल में अविलेय रहते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और HCl में भी ये अविलेय रहेंगे। अब कार्बनिक यौगिकों को सल्फर को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब सल्फर की प्रतिशत मात्रा प्रैक्टिकल में निकालते हैं तो क्या करते हैं, सल्फर को पहले सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करेंगे, उसके बाद बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा के बेरियम सल्फेट में चेंज करके प्रैक्टिकल इसका करते हैं। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखेंगे तो सबसे पहले है कि रासायनिक उद्योग में कई प्रकार के रसायन बनाने के लिए और अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत माने जो आवश्यक रिक्वायरमेंट रहता है, आवश्यक जो आधारभूत पदार्थ रहता है उसको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। रंजक माने कि कलर, डाई, दवा बनाने में, विस्फोटक बनाने में, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, इन सब को बनाने में इसका यूज होता है। उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग रहता है। उर्वरक में अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट है तो कैल्शियम सुपर फास्फेट और अमोनियम सल्फेट बनाने में भी इसका यूज होता है। पेट्रोलियम के शोधन करने में अभी देखे सल्फोनीकरण होता है इसके द्वारा, तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में और निर्जलीकरण अभिक्रिया में इसका यूज करते हैं। कई प्रकार के जो धातु रहता है उसमें धातु के जो अयस्क रहेंगे उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रोसेस में उसको बोला जाता है धातु कर्म, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। बैटरी बनाने में संचायक बैटरी, कई प्रकार की बैटरी ऊर्जा को या फिर करंट को संचित करके रखते हैं, संचायक बैटरी, उनको बनाने में इसका यूज होता है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन TNT एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ट्राइनाइट्रोफिनाल, इन सभी विस्फोटक के निर्माण में भी इसका यूज होता है। कृत्रिम रेशम, जो रेशम रहता है उसका आर्टिफिशियल या कृत्रिम या मैन मेड रेशम, देखो कृत्रिम या आर्टिफिशियल को ही क्या बोलेंगे, मैन मेड भी बोलते हैं, क्योंकि वह मानव के द्वारा बना रहता है। तो इसका निर्माण करने में भी, और फोटोग्राफी की जो फिल्म रहती है और पेंट रहता है, उन सब को बनाने में इसका यूज होता है। अब मैं लैब तब से बोल रही हूँ, तो प्रयोगशाला जो है उसमें महत्वपूर्ण रिएजेंट, अभिकर्मक माने कि रिएजेंट
एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है यह लैब का H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब कोलतार तथा चर्म उद्योग में इसका उपयोग करेंगे। कोलतार या फिर चमड़े के जो उद्योग में है इसका उपयोग किया जाता है। यह हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग यहाँ पे कंप्लीट। अब देखेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्ल। तो जो सल्फर के ऑक्सी अम्ल है इसमें बस संरचना ही आप लोग को देखनी है। तो सल्फर के ऑक्सी अम्लों की ओनली आप संरचना देखना है। तो आप लोग देखो आणविक संख्या, आणविक संख्या का मतलब है यहाँ पे आणविक संख्या नहीं है, ये ऑक्सीकरण संख्या है। इसको यहाँ पे सुधार लेना, आणविक संख्या दे दिया है, ये होगा ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को मैं पहले निकालना बता दी थी। ऑक्सीकरण संख्या वाला एक वीडियो डाल चुका है, उसमें आप लोग देखना ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो इन सब ऑक्सीकरण संख्या को एक बार देख लेना कि कैसे कैसे करके निकाले हैं, यह समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना। तो सल्फर का जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक ऑक्सी अम्ल है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जुड़ के और हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जो अम्ल बनाएगा वो कहलाएगा सल्फर का ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल की संरचना में H2SO4 एक ऑक्सी अम्ल है। इसी प्रकार H2SO3, H2H2O3, यहाँ पे H2H2O4, H2H2O6, H2H2O7, H2SO5, H2H2O8, ये सब क्या है सल्फर के ऑक्सी अम्ल हैं। तो सिलेबस में आप लोग को केवल इनकी संरचना देखना है। तो संरचना में यहाँ पे बुक में दिया है, इसको कितना भी पढ़ाऊँ पर आप लोग जब तक बना करके प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो यह है संरचना सल्फ्यूरस अम्ल की। तो यहाँ पे संरचना को याद रखना है, नाम को याद रखना है और सूत्र को याद रखना है। यह है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो और यह है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, यह है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इन सब की संरचना को यहाँ पर आप लोग देख लोगे अच्छे से और बना बना कर देखना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड है, जहाँ पे केवल ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड रहेगा और OH जहाँ पे है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। देखो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऑक्सीजन और सल्फर जहाँ पर भी है वहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और OH जहाँ पे है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड जुड़ा है। इसमें भी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओनली है वहाँ पे और OH है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी सब में देखो सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे H2H2O8 है, तो इसमें 2 ठो सल्फर है और दोनों के साथ अलग अलग 2-2 ठो ऑक्सीजन है और बीच में ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखो एक ही सल्फर है पर 2 ठो ऑक्सीजन और H है। तो ऑक्सीजन की संख्या, सल्फर की संख्या और H2 की संख्या को देख करके इसको आप लोग देख लेना। इसका केवल स्ट्रक्चर ही देखना है। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे समूह 17 के तत्व या हैलोजन के बारे में। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग समूह 17 के तत्व के बारे में देखेंगे। यहाँ तक जब हो जाएगा तो आवर्त सारणी निकाल के समूह 17 को हैलोजन फैमिली जिसको बोला जाता है या हैलोजन्स बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब आता है, उसको एक बार यहाँ तक जब हो जाएगा कंप्लीट तो निकाल के देखे रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समूह 17 के तत्व या हैलोजन फैमिली के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक, अब अगली क्लास में देखेंगे।